सारे बच्चे हैं क्लास में या कोई बच्चा बाहर है अभी तक? स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा मैं मेरा टॉपिक, जो कि आज बिल्कुल फ्रेश और न्यू टॉपिक लिया है मैंने। कंपनी अकाउंट शुरू कर रहे हैं। इतने टाइम से जो हमारी बुक पढ़ रहे थे, उस बुक का नाम था फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, या फिर हम बोल सकते हैं एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बोले हाँ सर, बात एक ही है। और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैंने आपको कुछ टेक्निक्स बताई थी कि किस किस टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। तो उसमें हमने कॉमन साइज को भी पढ़ लिया था, कंपेरेटिव को पढ़ लिया था, रेशियो को पढ़ लिया था और कैश फ्लो को पढ़ लिया था। जो रेशियो वाला जो चैप्टर है सॉरी, रेशियो वाला जो चैप्टर है बेटा, या टर्म वन का पार्ट था, जो हम ऑलरेडी उसका एक टर्म वन दे चुके हैं। टर्म टू में क्या क्या आने वाले हैं? पहला, कॉमन साइज एंड कंपेरेटिव स्टेटमेंट 3 to 4 मार्क्स का। दूसरा, कैश फ्लो स्टेटमेंट 6 to 7 मार्क्स का। दोनों ही वीडियो हम, दोनों ही क्लास खत्म कर चुके हैं और आज हम नेक्स्ट स्टेप पे आए हैं, और वो हमारी बुक का नाम रहने वाला है कंपनी अकाउंट। और कंपनी अकाउंट में दो चैप्टर है। जैसे फर्स्ट चैप्टर इज इश्यू ऑफ शेयर, वो भी पार्ट वन का पार्ट था या टर्म वन का पार्ट था, और जो टर्म वन का पार्ट होने की वजह से क्या हो गया है उसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं टर्म वन के अंदर। इश्यू ऑफ डिवेंचर के अंदर हम जो टर्म टू का पार्ट है वो आज शुरू करने वाले हैं। कंपनी अकाउंट के अंदर जो सेकंड चैप्टर रहेगा वो इश्यू ऑफ डिवेंचर रहेगा, और आज हम इश्यू ऑफ डिवेंचर स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग मेरी क्लास देख रहे हैं और अच्छे से आपको इसको पूरा देखना है। जहां पर भी कुछ डाउट लगेगा वो मैं आपको समझाऊंगा। आज मैं क्या समझाने वाला हूं, आज मैं स्पेशली इसके कॉन्सेप्ट को समझाने वाला हूं, स्पेशली इसके कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। और कोई भी कॉन्सेप्ट में आपके कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आगे की क्लास आपको कितनी समझ में आती है ये इस क्लास के ऊपर डिपेंड रहेगा। बताइए फिर। देखिए बेटा, मेरा जो हेडिंग है वो पहले आपने देख लिया है, कंपनी अकाउंट का हेडिंग है। और कंपनी अकाउंट में हेडिंग में लिखा है मैंने कि भाई ये जो चैप्टर जो है वो 8 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का बेटा? 8 मार्क्स का है, जो कि आपके टर्म टू में 8 मार्क्स आने वाले हैं। मैंने उसका सैंपल पेपर भी देख लिया है, क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं। मेरे पास ये सिलेबस है, मैंने सिलेबस को देख के ही आपके यहाँ पर टॉपिक लिखे हैं कि भाई इस बार हमें सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, बाकी चीजें इधर उधर की नहीं पढ़नी है। देखिए, ये चैप्टर जो आपके कवर करेगा वो 8 मार्क्स कवर करेगा, और 8 मार्क्स कवर करने के लिए हमें क्या क्या चीजें पढ़नी होगी वो हमारे नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको दिखेगी। हमने इसमें लिखा है कि टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं, तो एक बार मैं आपको रीड करके बता रहा हूं। फर्स्ट लिखा है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिबेंचर। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिबेंचर मतलब मीनिंग क्या होती है उसकी, और डिबेंचर होते क्या है उसकी डेफिनेशन अभी पढ़ेगा अपन। सेकंड मैंने लिखा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर्स ऑफ द डिबेंचर। थर्ड लिखा है मीनिंग ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड भी क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। एक चीज मैंने लिखी है बेटा कि डिफरेंस बिटवीन डिवेंचर एंड शेयर, क्योंकि पहले हमने कंपनी अकाउंट के अंदर शेयर पढ़ लिया है, और अभी हम जब डिवेंचर पढ़ेंगे तो जब डिवेंचर को आप समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप इसका डिफरेंस कर पाएंगे कि शेयर अलग होता है और डिवेंचर अलग होता है। बोलिए यस सर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिफरेंस बिटवीन डिवेंचर होल्डर एंड शेयर होल्डर। देखिए, जिसके पास शेयर होते हैं उसको हम शेयर होल्डर बोलते हैं, और जिसके पास डिवेंचर होगा वो डिवेंचर होल्डर कहलाएगा। तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस, वो भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम डिस्कस करने वाले टाइप ऑफ डिवेंचर्स, कि डिवेंचर कितने टाइप के हो सकते हैं। ये यहां से लेकर जो यहां तक के मैंने टॉपिक बताया है दैट इज प्योरली थ्योरी बेस्ड। सर क्या थ्योरी बस आप थ्योरी जो है आप पढ़ाएंगे पहले या बाद में पढ़ाएंगे, कैसे करेंगे? मैं थ्योरी भी साथ में ही पढ़ाऊंगा और आज ही पढ़ा दूंगा, ताकि आगे वाली टेंशन खत्म हो जाए। क्योंकि इनको पढ़ने से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि डिवेंचर का क्या क्या रोल होता है, क्या होते हैं डिवेंचर, क्या होते हैं डिवेंचर होल्डर, क्या होते हैं बॉन्ड्स, किस किस टाइप के डिवेंचर हो सकते हैं। ये सारी चीजें आपकी इस वीडियो के अंदर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, और आपके ये डाउट बिल्कुल नहीं रखूंगा। लेकिन इसके आगे की जो टॉपिक है इश्यू ऑफ डिवेंचर, वही आपको पढ़ना है, प्रैक्टिकल पोर्शन है पूरा का पूरा। एक और चीज बताता चलता हूं कि इश्यू ऑफ डिवेंचर जब आप पढ़ेंगे तो वही हमें दो तरीके से हमने वहां पर इश्यू ऑफ शेयर में पढ़ा था। फर्स्ट पढ़ा था इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश अदर देन कैश, यहां पर भी वही सिस्टम पढ़ना है। इश्यू ऑफ डिवेंचर जो होगा फॉर कैश भी होगा, अदर देन कैश भी होगा, और एक डिवेंचर इश्यू एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी
क्या होता है कोलैटरल सिक्योरिटी, ये भी हम क्लास में जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ेगी उसको हम डिस्कस करते चलेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है इश्यू ऑफ डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। क्या होता है सर, देखिए जब हम इश्यू करते हैं तो आपको पता है कि इश्यू का मतलब होता है कि कंपनी क्या करती है, सेल करती है, कंपनी किसी को डिवेंचर देती है, उसके अगेंस्ट में पैसा लेती है। लेकिन रिडेम्पशन का मतलब मैं आपको जस्ट बता दूं, उसका ऑपोजिट होता है। रिडेम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। रीपेमेंट का मतलब रीपे जब आप करते हो दैट इज द पे, दैट इज अ रिडेम्पशन। सर रिडेम्पशन का मतलब आपस से बताइए। रिडेम्पशन का मतलब हो कि इन फ्यूचर में जब भी आप डिवेंचर होल्डर को रीपेमेंट करने जाएंगे उसको हम बोलते हैं रिडेम्पशन। तो यहाँ पर कुछ कंडीशन है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। इस टॉपिक को हम 6 कंडीशन के नाम से जानेंगे। जब भी मैं बोलूंगा कि 6 कंडीशन, तो 6 कंडीशन का मतलब आप इस टॉपिक को कंसीडर करेंगे। सर ये टॉपिक की बात कर रहे हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। देखिए आप लोग मेरी क्लास तो ले रहे हैं, लेकिन एक और चीज अच्छी बता देता हूं मैं आपको। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर इतनी सारी जो हमारी आपने जो टॉपिक बताए हैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बता देना। वो भी मैं अभी बताता हूँ चाहता हूँ। इस अकाउंटिंग फॉर या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कि भी जो हम डिवेंचर होल्डर को जो इंटरेस्ट देने वाला है उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, और रिटर्न ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर। देखिए मैं आपको पहली चीजें क्लियर कर देता हूं कि क्या क्या चीजें आपके एग्जाम में आने वाली है। 100% क्या आने वाली वो पहले बता देता हूं, बाकी तो देखिए सारे मैं पढ़ाऊंगा आपको। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एक लास्ट टॉपिक है, राइट ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। मैं आपको पहली चीज तो बताता हूं कि एग्जाम में फिक्स क्या आने वाला है। 100% जो आने वाला है वो ये आने वाला है, इश्यू ऑफ डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। आप अभी से भले ही ये मान के चलिए कि इस टॉपिक को मैं सीखूंगा तो 3 मार्क्स आ जाएंगे, और इसकी गारंटी मेरी है। क्लास आपको लेनी है, 3 मार्क्स की गारंटी मेरी है, ये तो फिक्स है। और एक आपको पता होता है तो इश्यू ऑफ डिवेंचर में मैंने 2 चीज बोली है, फॉर कैश और एक बोला है अदर देन कैश, और एक बोला है कोलैटरल सिक्योरिटी। बोले हाँ सर बोला है। मैं देखो सब में से तो गारंटी नहीं लूंगा, लेकिन अदर देन कैश में से गारंटी लेता हूं कि इसमें से भी क्वेश्चन आने के 99.99% चांसेस है। इश्यू ऑफ डिवेंचर में से हमेशा जब भी क्वेश्चन आता है बेटा तो अदर देन कैश का आता है। अदर देन कैश में वही प्रमोटर्स, वही अंडरराइटर्स और वही वेंडर्स को अपन सारी कंडीशनों को अपन यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो आप जब इस चैप्टर को अपनी कॉपी के अंदर जब हेडिंग डाल के लिखेंगे ना, तो आपको भी पता होना चाहिए कि जैसे मैंने लिख रखा है वैसे ही आपको भी लिखना पड़ेगा। कि भाई जैसे हमने फर्स्ट पेज पे आपने लिख के दिया है या फर्स्ट स्लाइड पे लिख के दिया है कि कौन कौन से टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं, तो आपको भी वैसा ही करना है। फिर आप मेरे को बताएंगे कि सर आपने ये टॉपिक कवर करवा दी है, ये टॉपिक बचे हैं, ऐसा अपन को पता चलना चाहिए। कोई दिक्कत है किसी को? ये सारे टॉपिक है। बोले नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आपको जो समझाने वाले हैं वो समझाने वाले कि डिबेंचर एक्चुअली होता क्या है। ये जो मैंने डिबेंचर के बारे में जो लिखा है वो क्या होता है डिबेंचर, वो आपको 100% समझ में आ जाएगा कि सर अब हमें समझ में आ गया है। देखिए थोड़ा तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं कि जैसे मान लीजिए कंपनी है और कोई भी कंपनी का अगर फाइनेंशियल नीड होती है, किसी भी कंपनी को फाइनेंशियल नीड होती है, पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, तो जो उसका कैपिटल स्ट्रक्चर होता है उनका कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको। तो जो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर केवल और केवल शेयर इश्यू करने से काम नहीं चलता है। कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर शेयर भी इश्यू कर सकते हैं, डिबेंचर भी इश्यू कर सकते हैं, बैंक से लोन भी ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो कब उसको कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डिबेंचर इश्यू करने की रिक्वायरमेंट होती है और क्यों होती है, वो अभी अपन इस लाइन के थ्रू एक बार समझ लेते हैं, आपको 100% समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सॉरी पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि व्हेन कंपनी नीड एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी, जब कंपनी को क्या चाहिए, कुछ एडिशनल अमाउंट चाहिए, तो क्या करती है, और वो भी फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड, जब लंबे समय के लिए कुछ पैसा चाहिए हमें कंपनी को, तो क्या करती है, इट कैन नॉट इश्यू शेयर एवरी टाइम। मतलब ये कह रहा है कि हर बार शेयर इश्यू नहीं करती है। इट कैन रेज लोन फ्रॉम द पब्लिक, ये बोल रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक से लोन भी ले सकते हैं।
बोले पब्लिक से कैसे लोन लेते हैं, अभी बताते हैं आपको। जो पब्लिक से हमें जैसे मान लीजिए लोन लेना है मेरे को 50 लाख का, तो जो 50 लाख का जो लोन लेना है, 50 लाख का जो लोन लेना है, द लोन अमाउंट कैन बी डिवाइडेड, या द लोन अमाउंट कैन बी डिवाइडेड इनटू द यूनिट्स ऑफ स्मॉल वैल्यू और डिनोमिनेशन, एंड द कंपनी कैन सेल देम द पब्लिक। इसका मतलब मैं आपको पहले समझा देता हूं। ये बोल रही है कि कंपनी को जब भी पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, जब एडिशनल फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो जरूरी नहीं कि हर बार शेयर इश्यू करें। कंपनी क्या कर सकती है, पब्लिक से लोन भी ले सकती है। पब्लिक से लोन लेने का एक सीधा सा सिंपल सा तरीका है कि आप डिबेंचर इश्यू करिए और लोगों से पैसा उधार लीजिए। तो वो डिबेंचर इश्यू करने से क्या होगा कि वो क्या कर रहे हैं, जो लोन का अमाउंट है उस लोन के अमाउंट को हम डिवाइड कर रहे हैं इन स्मॉल पार्ट, छोटे छोटे पार्ट में अपन क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि ईच यूनिट इज कॉल्ड डिबेंचर। जो आपने 50 लाख का लोन लेना है और उसको जो छोटी सी यूनिट के अंदर जो आपने इसको डिवाइड किया है वो एक यूनिट डिबेंचर कहलाती है। वो छोटी सी यूनिट क्या कहलाती है, डिबेंचर कहलाती है। एंड होल्डर ऑफ सच यूनिट, और जिसके पास वो यूनिट होती है, दैट कॉल्ड डिबेंचर होल्डर। जिसके पास वो यूनिट होती है वो हमारा डिबेंचर होल्डर कहलाता है। सर इतना बड़ा लिखना पड़ेगा क्या? नहीं लिखना पड़ेगा बेटा। जब भी आपके कभी डेफिनेशन पूछे, जब भी कभी आपको क्या पूछे, डेफिनेशन पूछे, तो आप डेफिनेशन में डायरेक्ट यहां पर आ जाना कि आपको डेफिनेशन बतानी कि डिबेंचर एक्चुअल में क्या होता है। तो वन लाइन में आप ये बताइएगा, बेस्ट है। लिखा हुआ है कि डिबेंचर कॉल्ड डिबेंचर सर्टिफिकेट। डिबेंचर एक डिबेंचर सर्टिफिकेट होता है। कोई डिबेंचर कोई लोहे का, पत्थर का ऐसा नहीं होता है। डिबेंचर क्या होता है, एक कागज का टुकड़ा होता है जिसको अपन सर्टिफिकेट बोल सकते हैं। इस टाइप का एक सर्टिफिकेट है ये। क्या है ये? अरे ये सर्टिफिकेट होता है। जो सर्टिफिकेट क्या करता है, अरे जिसको मिलता है वो डिबेंचर होल्डर बन जाता है। और ये सर्टिफिकेट कौन देगी? तो ये सर्टिफिकेट कंपनी देगी। तो मैंने यहां पर लिखा है कि डिबेंचर कॉल्ड डिबेंचर सर्टिफिकेट, डिबेंचर कॉल्ड डिबेंचर सर्टिफिकेट। और ये क्या होता है, इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्थ ऑफ द कंपनी। अरे ये एक एक्नॉलेजमेंट होता है कि कंपनी ने पैसा ले रखा है, उधार ले रखा है। ये कौन इश्यू करती है पहले तो बताएं क्या? ये डिबेंचर कंपनी इश्यू करती है। और किसको इश्यू करती है? जिससे कंपनी क्या कर रही है, लोन ले रही है। ये अब मान लीजिए कि मेरे को हमारी क्लास के अंदर यूग से लोन लेना है। अगर यूग से लोन लेना है तो मैं ये सर्टिफिकेट किसको प्रोवाइड करूंगा? यूग को, ताकि यूग को पता चलेगा कि भी मैं इस कंपनी के अंदर डिबेंचर होल्डर हूं और मैंने इस कंपनी को पैसा दे रखा है। तो कंपनी भी तो उसको एक प्रूफ के लिए देगी कि नहीं देगी सर्टिफिकेट। तो डिबेंचर इज डिबेंचर सर्टिफिकेट, डिबेंचर कॉल्ड as डिबेंचर सर्टिफिकेट इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्थ ऑफ या बाय द कंपनी। उम्मीद करता हूं कि आपको डिबेंचर का मीनिंग तो समझ में आ गया होगा कि डिबेंचर एक टाइप का सर्टिफिकेट होता है जो कंपनी को पैसों की रिक्वायरमेंट होने पर कंपनी क्या करती है, डिबेंचर इश्यू करके पब्लिक से एज ए लोन पैसा ले लेती है। ये एक सर्टिफिकेट होता है जो एक्नॉलेजमेंट होता है ऑफ द डेप्थ बाय द कंपनी। बोले ठीक है सर, नेक्स्ट पढ़ाइए आप। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनीज, सॉरी डिबेंचर, कैरेक्टरिस्टिक और फीचर ऑफ डिबेंचर। कि भाई ये डिबेंचर है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। मैं आपको इतना तो विश्वास दिला देता हूं कि जब आपने डिबेंचर को थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा तो यहाँ पर आपको और डिटेल से पता चल जाएगा। और कैरेक्टरिस्टिक आपको सारी लर्न नहीं करनी है, बस अपन को सीखना है, थोड़ा सा दिमाग में रहना चाहिए कि डिबेंचर इस टाइप का होता है। ठीक है सर। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक में लिखा है कि डिबेंचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। अभी जस्ट बताया था मैंने। और सर्टिफिकेट अभी जस्ट ही बताया है, उससे पहले जो डेफिनेशन पढ़ाई तब आप। अरे डिबेंचर एक सर्टिफिकेट होता है। और सर्टिफिकेट किसका होता है? अरे वही एक्नॉलेजिंग डेप्थ ऑफ कंपनी, की कंपनी का जो डेप्थ है उसका एक्नॉलेजिंग सर्टिफिकेट होता है। ठीक है सर। देखो दूसरी चीज मैंने लिखा है कि डिबेंचर का जो इश्यू करने का मोड होता है, एक उसका जो पीरियड होता है वो भी किसका, ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज फिक्स। मतलब जब डिबेंचर इश्यू होता है तो वो किस मोड में इश्यू हो रहा है। दूसरी बात है कि वो कितने टाइम के बाद में रीपेमेंट होगा, उसका इंटरेस्ट जो होगा वो कितना होगा। ये सारी चीजें एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर ही फिक्स होता है। इसलिए इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है, इसका फीचर बन जाता है कि इस डिबेंचर के जो इश्यू का मोड, पीरियड ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज
फिक्स है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में सर, इसके बाद में मैंने लिखा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज स्पेसिफिक। ये भी ध्यान रखना कि इस डिवेंचर के ऊपर, जो कंपनी डिवेंचर इश्यू करती है, उस डिवेंचर के ऊपर एक स्पेसिफिक रेट होती है और वो रेट होती है इंटरेस्ट की। मतलब हर डिवेंचर एक इंटरेस्ट रेट के होना कोई पॉसिबल नहीं है। हर कंपनी अपने अपने हिसाब से डिवेंचर इश्यू कर सकती है और अलग अलग रेट पे हो सकता है। तो उस डिवेंचर को अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसके ऊपर कैसे कितनी रेट है? तो देखिए उसके ऊपर एक प्रीफिक्स, मतलब जो डिवेंचर होता है उसके प्रीफिक्स में, मतलब आगे की साइड में उसकी रेट लिखी हुई होती है कि ऐसे लिखा आएगा जैसे फॉर एग्जांपल कि इफ रेट of interest is 9%, then title of the debenture will be 9% डिबेंचर। हमने एक एग्जांपल के लिए लिखा है कि अगर मान लीजिए कि आपके डिबेंचर के ऊपर 9% इंटरेस्ट है, तो आप उस डिबेंचर को कैसे लिखेंगे? उसका टाइटल क्या रहने वाला है? वो रहने वाला है 9% डिबेंचर। सर कहीं पर 6% लिखा हुआ आएगा तो इसका मतलब है कि वो 6% डिबेंचर का मतलब ये डिबेंचर के ऊपर हम 6% इंटरेस्ट पे करते हैं। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखा है मैंने इट इज अ बोरोइंग ऑफ अ कंपनी। अरे ये तो बोरोइंग है, मैंने बोला लोन लेती है कंपनी। किससे लेती है? बैंक से ना लेके किससे ले रही है? पब्लिक से ले रही है। दैट इज अ पार्ट ऑफ बोरोइंग। आपने कैश फ्लो अगर पढ़ा होगा तो हम डिबेंचर को बार बार कहां पढ़ते थे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग में पढ़ते थे। तो सर ये तो बोरोइंग है, तो हमें पता भी था बिल्कुल। उसके बाद में देखिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। इसका मतलब क्या होता है सर? ये जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। इसका मतलब मैंने आपको पार्टनरशिप पढ़ाई होगी, उसमें दो चीजें बताई थी कि कुछ चीजें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं और कुछ चीजें एप्रोप्रिएशन होती है। तो चार्ज अगेंस्ट जो प्रॉफिट होती है वो पीएनएल का पार्ट होता है, और जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पे एप्रोप्रिएशन होती है वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन का पार्ट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, अगर कंपनी को लॉस हो रहा है, उससे डिबेंचर होल्डर को कोई मतलब नहीं है, कंपनी को इंटरेस्ट पे करना ही करना पड़ता है। और आप खुद भी समझ गए होंगे कि अगर बोरोइंग है हमारी, तो बोरोइंग के ऊपर तो हमें इंटरेस्ट पे किसी भी सिचुएशन में करना ही पड़ता है। मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया है और अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो बैंक वाले को अपन ये थोड़ी बोल सकते हैं कि मैं आपको इंटरेस्ट इसलिए पे नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे को प्रॉफिट नहीं हो रहा। नहीं नहीं, ऐसा तो कैसे बोलेंगे? इंटरेस्ट तो उसको तो पे करना ही पड़ेगा, और उसको इंटरेस्ट पे करने का रीजन भी जायज है क्योंकि उसने आपको पैसा उधार दिया है। आप थोड़ी उसको कोई प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं, आप तो केवल उसको इंटरेस्ट ही तो दे रहे हैं। तो उसका जो कंसीडरेशन है उस डिबेंचर होल्डर का, वो तो एक ही है, और वो कंसीडरेशन क्या है? तो वो उसका इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट जो होता है वो हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको कैरेक्टरिस्टिक बहुत इजी समझ में आ गया होगा। पहला क्या है? एक सर्टिफिकेट है, और सर्टिफिकेट काय का है? तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्थ ऑफ कंपनी। इसका मोड जो होता है और पीरियड होता है रीपेमेंट का और इंटरेस्ट का, वो भी फिक्स होता है। इसके आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से क्या है? फिक्स है, उसके आगे लगाई जाती है। ये कंपनी की बोरिंग का पार्ट है, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो होता है वो हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ये शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया वापस एक बार। कहीं पे आपको एक वर्ड सुनने को मिलेगा बेटा, ये बॉन्ड। बोलिए ये क्या है सर? मैं तो बोलता हूं कि डिबेंचर और बॉन्ड में कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा। ये भी एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, ये भी एक टाइप का क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। जैसा डिबेंचर है वैसा के वैसा बॉन्ड होता है। केवल फर्क इतना होता है, मेरा ये मानना है कि डिबेंचर के ऊपर मैंने जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से डिसाइड कर दिए, फिक्स है। इन बॉन्ड के ऊपर क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होती है वो थोड़ी सी फिक्स नहीं होती है, मतलब पहले से फिक्स नहीं होती है। बोला अच्छा अच्छा सर, इतना फर्क है क्या? मैं थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ, वो भी समझ जाएंगे। बॉन्ड इज जस्ट लाइक डिबेंचर। बॉन्ड भी डिबेंचर की तरह होता है। इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्थ। ये भी एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्थ ही है। और कौन इश्यू करती है? तो वही मैंने बताया, कंपनी करती है। और आगे की लाइन पढ़ेगी तो मैंने जो बताया वो समझ आ जाएगा। बॉन्ड हैज सिनोनियम विद the debt instrument where the rate of interest is not predetermined। और ये खाली ये बोलता है कि ये भी हमारा बॉन्ड है जो सिनोनियम विद द डेप्थ इंस्ट्रूमेंट। ये भी हमारा डेप्थ इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसका सिनोनियम ही है। ये भी हमारे डेप्थ इंस्ट्रूमेंट ही है। वेयर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट प्रीडिटरमाइंड। इसका मतलब ये होता है कि इसके ऊपर जो इंटरेस्ट की रेट होती है वो प्रीडिटरमाइंड नहीं होती है। सर बाई चांस कोई एग्जांपल नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये दो बॉन्ड के नाम लिखे हैं मैंने, एग्जांपल ऑफ बॉन्ड्स। एक तो लिखा है डीप डिस्काउंट बॉन्ड और एक लिखा है जीरो कूपन बॉन्ड। हो सकता है ये डीप डिस्काउंट बॉन्ड और जीरो कूपन बॉन्ड आपको बुक में ही मिल जाए, लेकिन मैं आपको इनको समझा देता हूं क्योंकि आपकी बुक में ना तो समझाया होगा नहीं ये मेरे को लगता है कुछ समझाता है। थोड़ा सा मैं बताता हूं, इसको एक्सप्लेन करते हैं कि डीप डिस्काउंट बॉन्ड होता क्या है। डीप डिस्काउंट बॉन्ड का मतलब यहां पर ये है
कि अगर किसी डिबेंचर की अगर किसी बॉन्ड की फेस वैल्यू 100 है, अगर किसी बॉन्ड की फेस वैल्यू 100 है और आप उसको इश्यू अगर मान लीजिए 65 में करते हैं, तो आपने इसको डिस्काउंट दिया है, वो थोड़ा ज्यादा दिया है। नाम से पता चल रहा है डीप डिस्काउंट, मतलब थोड़ा सा डिस्काउंट पे इश्यू होता है और 20% से ज्यादा के डिस्काउंट पे इश्यू होता है जनरली। या तो 20 हो सकता है या 20 से भी ज्यादा हो सकता है, मतलब उसमें जब इश्यू किया जाता है तो डिस्काउंट का पोर्शन ज्यादा रहता है, ज्यादा डिस्काउंट दिया जाता है। सर ये जीरो कूपन बॉन्ड क्या है? जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि इस कूपन का मतलब इंटरेस्ट से होता है। कूपन रेट बोलिए, इंटरेस्ट रेट बोलिए, एक ही होता है। तो इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होती है वो 0% होती है, मतलब इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है, इंटरेस्ट नहीं पे किया जाता है। तो सर क्या होता है, इसका जो इश्यू प्राइस जैसे मान लीजिए 100 का है और आपने इसको इश्यू किया मान लीजिए 40 में, 40 में आपने इश्यू किया है और फ्यूचर में जब आप रिडेम्पशन करेंगे मान लीजिए जो 100 में करेंगे, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 40 में आपने इश्यू किया, तो जिस बंदे ने परचेज किया होगा ये बॉन्ड, तो उसने 40 रुपीज आपको पे किया होगा। लेकिन जब आप उसको रीपेमेंट करोगे तो आप उसको 100 रुपीज रीपेमेंट करेंगे। तो जब हम उसको 100 रुपीज रीपेमेंट करेंगे तो मेरे कहने का मतलब है कि इन दोनों का बीच का डिफरेंस, उस बंदे ने आपको दिया तो 40 और आपने उस बंदे को 100 दिया है, ये बीच का जो डिफरेंस होता है वही उसका कंसिडरेशन माना जाता है कि भाई यही उसका प्रॉफिट है, बाकी इसको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। दैट इज जीरो कूपन बॉन्ड। एक बार मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जितना मैंने पढ़ा है सब आपके दिमाग में बैठा है कि नहीं बैठा? ये सब चीजें आपको डिबेंचर चैप्टर सीखना तो जरूरी है। अरे आया क्या समझ में बेटा? डिबेंचर क्या होता है सबसे पहले पता होना चाहिए। सर्टिफिकेट होता है एक्नॉलेजमेंट ऑफ, बता दे बेटा, एक्नॉलेजमेंट डेप्थ ऑफ कंपनी। भाई एक्नॉलेजिंग डेप्थ ऑफ कंपनी का मतलब ये होता है कि कंपनी ने किससे लोन ले रखा है, बोरिंग ले रखा है, उसका एक सर्टिफिकेट होता है। ये सारे आपको डिबेंचर के बारे में पता होना चाहिए। उसकी कैरेक्टरिस्टिक मैंने बता दी है कि उसका मोड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड मोड ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट फिक्स होता है। उसके बाद में मैंने बताया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज स्पेसिफिक होती है। बोरिंग है ये कंपनी की, और ये डिबेंचर क्या होता है, जो इंटरेस्ट होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड भी बता दिया है। एक बच्चे ने पूछा है कि डीप डिस्काउंट बॉन्ड क्या होता है। जीरो कूपन बॉन्ड अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होती है। डीप डिस्काउंट बॉन्ड का मतलब होता है कि वो ऐसे बॉन्ड होते हैं बेटा जो ज्यादा डिस्काउंट पे इश्यू होते हैं, मतलब उसमें डिस्काउंट पे ही इश्यू हो गए, पार पे या प्रीमियम पे इश्यू नहीं होंगे। ये डिबेंचर जो होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट पे इश्यू होते हैं, मतलब हो सकता है वो डिस्काउंट 20% हो, 30% हो, 40% हो। मान लीजिए 100 रुपीज का डिबेंचर है और आपने 70 में इश्यू किया है, तो 100 फेस वैल्यू, इश्यू प्राइस 70 है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 30 रुपीज है, ये इसका डिस्काउंट है। तो वो जो डीप डिस्काउंट बॉन्ड, इन्हीं बॉन्ड को कहते हैं जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट पे इश्यू होता है। जनरली इसको पता होना चाहिए केवल कि डीप डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, जो डिबेंचर इश्यू होते हैं डिस्काउंट के ऊपर, और जो जीरो कूपन रेट क्या होता है, तो जिसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है, इंटरेस्ट पे नहीं होता है, उनका इश्यू प्राइस और रिडेम्पशन प्राइस का जो डिफरेंस होता है वही उनका कंसीडरेशन होता है। आपके सिलेबस में इतना नहीं है, आगे चलते हैं। सर आगे का टॉपिक आपने लिखा था डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर एंड शेयर। बिल्कुल, अगर आपको डिबेंचर समझ में आया होगा ना, तो शेयर तो आप पढ़ के आए पहले से। ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपको शेयर पहले से बहुत अच्छी तरीके से आता होगा। सबसे पहले मैं आपको जो बता रहा हूं डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर एंड शेयर। शेयर और डिबेंचर में क्या डिफरेंस होता है, लिखने की आदत डाल देना बेटा, क्योंकि ये जो आपके टर्म टू होने वाले हैं सब्जेक्टिव होने वाले हैं, ना कि ऑब्जेक्टिव। तो थोड़ा विशेष ध्यान रखना कि बिना लिखे आपका काम चलेगा नहीं, लिखने की आदत डाल देना है। आगे बढ़ते हैं कि भाई डिफरेंस है तो किस बेसिस पे। बहुत शॉर्ट में समझा तो इतने सारे आपको डिफरेंस पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं दो चार आपको जो काम के वो बता देता हूं। सबसे पहले डिबेंचर में जो ओनरशिप होती है, देखो डिबेंचर जो होते हैं वो डेप्थ ऑफ कंपनी होते हैं। बोले हाँ सर होते हैं। तो शेयर क्या होते हैं, कैपिटल ऑफ कंपनी होते हैं। बोले बिल्कुल सही बोला। अरे डिबेंचर होते हैं वो कंपनी के डेप्थ है और जो शेयर है वो कंपनी की कैपिटल है। तो फिर जो डिबेंचर होल्डर हो गए, जो डिबेंचर होल्डर हो गए जिनके पास डिबेंचर है, तो वो कोई कैपिटल तो लगा नहीं रहे, तो क्या वो ऑनर बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते हैं, वो हमारी कंपनी के लेंडर है। अरे ओनरशिप में ध्यान रखना कि जो डिबेंचर होल्डर होते हैं वो हमारी कंपनी के क्या होते हैं,
लेंडर या क्रेडिटर्स बोल सकते हैं। लेकिन जो शेयर होल्डर होते हैं वो क्या होते हैं सर? अरे सर, जो शेयर होल्डर होते हैं वही हमारे कंपनी के क्या होते हैं? असली साईं बाबा होते हैं, मालिक होते हैं वो हमारे। बोले ठीक है सर। अरे पहले पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है क्या? डिबेंचर जो होता है वो कंपनी के डेब्ट होते हैं, तो जिन लोगों के पास डिबेंचर होंगे वो डिबेंचर होल्डर है, और वो डिबेंचर होल्डर है वो हमारी कंपनी के लेंडर होते हैं, क्योंकि हम उसको इंटरेस्ट पे करते हैं ना कि प्रॉफिट। और जो शेयर होल्डर होते हैं वो हमारी कंपनी के ऑनर है, क्योंकि हम वो क्या करते हैं? डिविडेंड पे करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिटर्न। अब आपको मैंने पहले ही बता दिया रिटर्न में क्या मिलता होगा। अरे डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता होगा? इंटरेस्ट। अरे मिलता है नहीं मिलता है? डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है बेटा? इंटरेस्ट मिलता है, वेदर कंपनी अर्न प्रॉफिट और लॉस। ये कह रहा है कि डिबेंचर होल्डर गेट इंटरेस्ट एज एट द स्टेट रेट वेदर द कंपनी गेट या कंपनी अर्न प्रॉफिट और नॉट। ये बोल रहा है कि डिबेंचर होल्डर केवल इंटरेस्ट रिसीव करता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन शेयर होल्डर गेट डिविडेंड ऑन दिस इन्वेस्टमेंट। शेयर होल्डर क्या रिसीव करता है? तो वो डिविडेंड रिसीव करता है। देखिए रीपेमेंट में क्या लिखा हुआ है? रीपेमेंट में लिखा हुआ है मतलब उसका रिडेम्पशन की बात हो रही है कि डिबेंचर जो इश्यू होते हैं वो जनरली स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है, तो ये अमाउंट जो होता है डिबेंचर का इज रीपेड ऑन द ड्यू डेट, क्योंकि इन डिबेंचर का क्या करना पड़ता है? हमें रीपेमेंट करना पड़ेगा ऑन द ड्यू डेट। फिर आगे इसमें पॉइंट नॉर्मली लिखा हुआ है कि नॉर्मली द अमाउंट ऑफ द शेयर इज नॉट रीपेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको प्रेफरेंस शेयर में पढ़ाया होगा, तो रिडेम्बर प्रेफरेंस शेयर भी पढ़ाया होगा, उनका रीपेमेंट होता भी है। लेकिन ऐसा बता रहा है कि नॉर्मली क्या होता है, शेयर का अमाउंट जो होता है वो कंपनी की लाइफ टाइम में रीपे नहीं होता। ये ऐसा जनरली बता रहा है। डिबेंचर फिक्स टाइम के लिए इश्यू होते हैं, स्पेसिफिक पीरियड के लिए इश्यू होते हैं, तो इनका रीपेमेंट होता है, और जो शेयर का होता है वो नॉर्मली नहीं होता। इश्यू ऑफ डिस्काउंट, इश्यू डिस्काउंट सॉरी। शेयर जो होता है बेटा मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि शेयर कैन नॉट बी इश्यू एट डिस्काउंट एक्सपेक्ट वेयर दे आर इश्यू एट स्वेट इक्विटी शेयर। मैंने एक लाइन बोली थी कि कौन से शेयर डिस्काउंट पे इश्यू हो सकते हैं, तो ओनली स्वेट इक्विटी शेयर। बाकी कोई भी टाइप का शेयर डिस्काउंट पे इश्यू नहीं हो सकता है। लेकिन डिबेंचर के लिए मैं आपको एक खास बात बताता हूं, डिबेंचर कैन बी इश्यू एट अ डिस्काउंट। क्या ये इसके बीच में डिस्काउंट डिफरेंस है कि नहीं है? डिफरेंस तो है सर। नेक्स्ट पॉइंट है सिक्योरिटी। डिबेंचर में और मे नॉट बी सिक्योर बाय द चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी। ये बोल रहा है कि डिबेंचर जो होते हैं वो किसी कंपनी की असेट्स से सिक्योर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन शेयर सिक्योर नहीं होते हैं। ये यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। डिबेंचर क्या हो सकता है? कंपनी की जो असेट्स होती है उससे सिक्योर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकता है, लेकिन शेयर जो होते हैं वो सिक्योर नहीं होते। कन्वर्टेबिलिटी देखो, कन्वर्टेबिलिटी में क्या लिखा हुआ है? जो डिबेंचर कैन बी कन्वर्ट इनटू द शेयर, मतलब जो डिबेंचर होते हैं आप उसको कन्वर्ट किसमें कर सकते हो? शेयर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन शेयर कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू द एनी अदर सिक्योरिटी। जो शेयर होते हैं, ये देखो डिबेंचर एक अलग टाइप की सिक्योरिटी है और शेयर अलग टाइप की सिक्योरिटी है, लेकिन फिर भी डिबेंचर किसमें कन्वर्ट हो पा रहा है? अदर सिक्योरिटी, मतलब शेयर में कन्वर्ट हो पा रहा है। लेकिन यहां पर बोला जा रहा है कि जो शेयर होते हैं वो अदर सिक्योरिटी के अंदर कन्वर्ट नहीं होता है। शेयर कैन बी कन्वर्ट इन टू एनी अदर, कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू एनी अदर सिक्योरिटी। फिर उसके बाद मैंने बताया वोटिंग राइट। वोटिंग राइट क्या है सर? डिबेंचर होल्डर को कोई वोटिंग राइट नहीं होता। शेयर होल्डर को भी, खास करके कौन से? इक्विटी वाले, उनको क्या होता है? वोटिंग राइट होता है जनरल मीटिंग के अंदर। रिस्क में डिबेंचर होल्डर को बहुत ही कम रिस्क होती है, मैं तो बोलता हूँ रिस्क होती भी नहीं है, ये पूरे रिस्क फ्री होते हैं। तो ये रिस्क फ्री होते हैं, लेकिन इनमें रिस्क होती है। शेयर होल्डर आर एट अ ग्रेटर रिस्क, ये तो होते हैं बिल्कुल सेफ, और ये होती है थोड़ी इनकी ज्यादा रिस्क होती है। देखो प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। अगर कभी कंपनी को कंपनी बंद करके जाना हो और रीपेमेंट करने की बात आएगी, तो भी ध्यान रखना जब वाइंडिंग अप हो जाता है तो कंपनी पहले जो रीपेमेंट करेगी वो डिबेंचर का करेगी, उसके बाद में किसका करेगी? कैपिटल का करेगी। ये थोड़ा ध्यान रखना। मतलब पहले रीपेमेंट होगा वो किसका होगा बेटा? डिबेंचर का होगा, और उसके बाद में जो रीपेमेंट होगा वो किसका होगा? तो सर शेयर का होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये डिबेंचर और शेयर के बीच में बहुत मेजर डिफरेंस है, बहुत साफ साफ दिखते भी है। ओनरशिप है, डिबेंचर होल्डर हमारे कंपनी के लेंडर है, शेयर होल्डर हमारी कंपनी के ऑनर है। रिटर्न में इनको क्या मिलता है? तो इंटरेस्ट मिलता है, इनको डिविडेंड मिलता है। रीपेमेंट इनमें स्पेसिफिक टाइम पे हो जाता है, उनका जनरली क्या है? नॉर्मली रीपेमेंट नहीं होता है। डिबेंचर जो होते हैं डिस्काउंट पे इश्यू हो सकता है, और जो शेयर जो है वो डिस्काउंट पे इश्यू नहीं होता है।
सिक्योरिटी की बात करें तो डिबेंचर क्या होते हैं, किसी कंपनी के असेट्स के साथ में सिक्योर हो भी सकते हैं और सिक्योर नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन शेयर जनरली सिक्योर नहीं होते हैं। कन्वर्टिबिलिटी, डिबेंचर कैन कन्वर्ट इनटू द शेयर बट शेयर कैन नॉट कन्वर्ट इनटू एनी अदर सिक्योरिटी। शेयर कभी भी दूसरी सिक्योरिटी में कन्वर्ट नहीं होता है। वोटिंग राइट की बात करें तो डिबेंचर होल्डर को क्या होता है, किसी भी टाइप का वोटिंग राइट नहीं होता है, क्योंकि वो हमारी कंपनी के लेंडर है। और दूसरी बात, जो हमारे शेयर होल्डर होते हैं उनको वोटिंग राइट होता है। रिस्क की बात करें तो डिबेंचर होल्डर बिल्कुल रिस्क फ्री होते हैं और उसमें रिस्क होता है, शेयर में रिस्क होता है। अगर रीपेमेंट की बात करें तो प्रायोरिटी में सबसे पहले रीपेमेंट जो होगा वो डिबेंचर होल्डर का होगा, और डिबेंचर होल्डर के बाद में किसको होता है, तो शेयर होल्डर को होता है। ये सारे डिफरेंस मैंने आपको बता दिए डिबेंचर और शेयर के बीच में। सर ये डिबेंचर होल्डर और शेयर होल्डर इसमें क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा देख लीजिए, अभी आपको समझ में आ गया सारा। डिबेंचर होल्डर होते हैं वो लेंडर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं वो ओनर होते हैं। बिल्कुल सही है सर। डिबेंचर होल्डर इंटरेस्ट रिसीव करते हैं चाहे वो प्रॉफिट हो या नहीं हो, लेकिन शेयर होल्डर होते हैं वो डिविडेंड रिसीव करते हैं। बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, शेयर होल्डर को क्या कहते हैं हम, लेंडर, सॉरी डिबेंचर होल्डर को क्या कहते हैं हम, लेंडर, और शेयर होल्डर को क्या कहते हैं हम, तो ओनर कहते हैं। डिबेंचर होल्डर क्या रिसीव करते हैं, क्या उनको मिलता है कंसीडरेशन में, तो उसको मिलता है इंटरेस्ट, और शेयर होल्डर को क्या मिलता है, तो डिविडेंड। सर कंट्रोल इनको कुछ भी नहीं होता है, डिबेंचर होल्डर हैज नो सच राइट टू कंट्रोल, लेकिन ये इनको क्या होता है, राइट होता है कंट्रोल करने का। उसके बाद में डिबेंचर होल्डर क्या होते हैं, सिक्योर होते हैं, सेफ होते हैं, और ये क्या होते हैं, इनकी रिस्क थोड़ी ज्यादा होती है। अरे बेसिक चीजें बता रहा हूं, समझ में आ रही है क्या सारी? ऐसा नहीं हो कि बाद में पता चले कि आपको कुछ समझ में नहीं आया। बेसिक चीजें मैंने बोल के बताई है, और ये सारी चीजें आपके इश्यू ऑफ डिबेंचर के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। क्यों? क्योंकि इसके बिना आगे वाला चैप्टर समझ में नहीं आएगा आपको। पहले डिबेंचर होते क्या है, डिबेंचर होल्डर क्या होता है, ये तो इंट्रोडक्शन तो पता होना चाहिए। तो मैंने आपको क्या क्या चीजें बता दी है, वो मैं आपको वापस एक स्लाइड पे लेके आता हूँ कि क्या क्या टॉपिक हमने देख लिए हैं। अगर बार बार आप भी देखोगे मेरी तरह तो ठीक रहेगा। मीनिंग एंड डेफिनेशन पढ़ लिया, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिया, यार अभी से पता होना चाहिए। मीनिंग एंड डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक अभी याद होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बाद में। मीनिंग ऑफ बॉन्ड पढ़ लिया, डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर एंड शेयर पढ़ लिया, एंड डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर होल्डर एंड शेयर होल्डर भी पढ़ लिया है। आप बताइए अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप ऑफ डिबेंचर्स। सर डिबेंचर के टाइप भी होते क्या? अरे शेयर के टाइप नहीं पढ़े थे क्या आपने? बोले पढ़े थे सर। शेयर के टाइप में आपने इक्विटी शेयर पढ़े थे और प्रेफरेंस शेयर पढ़े थे। बोले दो ही तो थे सर। अरे प्रेफरेंस शेयर का फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा था क्या? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडेमेबल पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। बोले हाँ सर पढ़ा तो था। तो वही यहाँ पर भी थोड़ा देखना पड़ेगा। यहाँ पर डिबेंचर के भी क्या है, फर्दर क्लासिफिकेशन कर रखा है। मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, एक स्लाइड पे मैंने लिखा है कि डिबेंचर के क्या क्या टाइप हो सकते हैं। मैं ये जो टाइप लिखा, ये टाइप नंबर 1 लिखा है। सबसे पहले लिखा रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब आप खुद भी समझदार हैं कि अगर रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूं तो एक तो होगा रिडेमेबल, वो डिबेंचर जिसका फिक्स टाइम के बाद में रिडेम्पशन होना है, वो रिडेमेबल डिबेंचर है। और जो कंपनी की लाइफ टाइम में रिडेम्पशन नहीं होता है वो हमारा इररिडेमेबल डिबेंचर है। ये दोनों की दोनों चीजें मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। आगे मैंने लिख के भी बताई है, आपको मैं समझा दूंगा, लेकिन पहले ये पता होना चाहिए कि रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है। एक तो होता है रिडेमेबल और एक होता है इररिडेमेबल डिबेंचर। बोले ठीक है सर, ये फर्स्ट। सेकंड है कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। सर कन्वर्टेबिलिटी क्या होता है? ऐसे डिबेंचर जो शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं उसको तुम बोलते हैं कन्वर्टेबल, और ऐसे डिबेंचर जो कन्वर्ट नहीं हो सकते शेयर के अंदर वो नॉन कन्वर्टेबल। अच्छा सर, तो इसमें तो क्या याद रखना है? अरे दो बताया मैंने अभी तक, एक तो रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, जिनका रिडेम्पशन हो सकता है दैट इज अ रिडेमेबल डिबेंचर, और जिसका रिडेम्पशन नहीं हो सकता है दैट इज इररिडेमेबल डिबेंचर। इररिडेमेबल है ना? तो बोले ठीक है सर। कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू में क्या है? ऐसे डिबेंचर जो शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं दैट इज कन्वर्टेबल डिबेंचर, और ऐसे डिबेंचर जो शेयर में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं वो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। बोले बहुत इजी है सर। थर्ड पॉइंट में बता रहा हूं आपको, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में बेटा दो, एक तो सिक्योर है और एक अनसिक्योर है। अभी जस्ट बात की थी मैंने, एक डिफरेंस बताया था मैंने आपको शेयर और डिबेंचर में। तो मैंने बताया था कि डिबेंचर जो होते हैं वो किसी कंपनी के असेट्स के अगेंस्ट में सिक्योर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। मतलब अगर किसी सिचुएशन में कंपनी उसका प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं करती है, या फिर उसका इंटरेस्ट का पेमेंट जो ड्यू है वो अगर पे नहीं करती है, तो उसकी उस डिबेंचर होल्डर की एक
उसको फैसिलिटी मिलती है, मतलब उसके एक राइट होता है कि वो उस असेट्स को ले सकता है, क्योंकि उसका रीपेमेंट नहीं हो रहा है, उसको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, उसको प्रिंसिपल नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, उस कंपनी की असेट्स को ले सकता है। तो वो तो होता है सिक्योर। ऐसे डिवेंचर जो किसी कंपनी की असेट्स के अगेंस्ट में चार्ज किए जाते हैं या फिर सिक्योर किए जाते हैं, वो तो क्या होता है, सिक्योर डिवेंचर। और जो ऐसा कोई सिक्योर या कोई सिक्योरिटी कंपनी की नहीं होती है, तो वो होते हैं अनसिक्योर डिवेंचर। अभी मैं इसको भी पढ़ के बता दूंगा। तो कितने टाइप से पढ़ लिए, 3, रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू एंड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल इजी है सर। नेक्स्ट है 4th, रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो सर ये रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होता है बेटा, रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू में एक तो होता है रजिस्टर्ड डिवेंचर, एक तो क्या होता है रजिस्टर्ड डिवेंचर, और एक होता है बेरियर डिवेंचर। बोले ये क्या है सर, बेरियर या बेरियर बोल सकते हैं आप। कि बेरियर या बेरियर डिवेंचर होते क्या है, अभी मैं बताऊंगा। कि रजिस्टर्ड डिवेंचर जो होते हैं, रजिस्टर्ड डिवेंचर जो होते हैं वो कंपनी की रजिस्टर में रिकॉर्ड होते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में 4 बच्चे हैं, उस 4 में से अगर 2 बच्चे मीत और मुकेश ने मान लीजिए ये डिवेंचर क्या कर रखे हैं, रजिस्टर परचेज कर रखे हैं, तो मतलब मेरी कंपनी के अंदर मुकेश और मीत का नाम रिकॉर्ड होगा मेरे रजिस्टर के अंदर, मतलब बुक के अंदर, कंपनी के अंदर मीत और मुकेश का, क्योंकि उनके पास कौन से डिवेंचर है, रजिस्टर डिवेंचर है। जब बात होगी इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट वहां पर मेरे से कौन ले पाएगा, केवल मुकेश और मीत ही ले पाएंगे, दूसरे बंदा इंटरेस्ट नहीं ले सकता है। जब मैं रीपेमेंट करूंगा तब भी किसी को करूंगा, मुकेश और मीत को ही करूंगा। ट्रांसफर भी इतना इजी नहीं होना चाहिए, मीत चाहे कि नहीं मैं तो युग को बेच दूं, मैं इसको ट्रांसफर कर दूं, पॉसिबल नहीं है। रजिस्टर्ड डिवेंचर का मतलब होता है वो कंपनी के रजिस्टर में रिकॉर्ड होते हैं। बेरियर का मतलब होता है कंपनी में कोई रिकॉर्ड नहीं है, डिवेंचर आप जिसको चाहे, जो आपको सर्टिफिकेट जिसके पास रहेगा वो डिवेंचर क्या कर सकता है, ट्रांसफर भी कर सकता है, इजीली कर सकता है। अभी अपन इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ लेंगे। ये चारों टाइप से मैंने बता दिया एक बार, आप तो केवल पहले तो नाम पढ़ लीजिए। रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, तो रिडेम्बल डिवेंचर और इरिडेम्बल डिवेंचर। कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। सिक्योरिटी के हिसाब से क्या होगा, सिक्योर एंड अनसिक्योर। और लास्ट रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, तो रजिस्टर्ड और बेरियर डिवेंचर। आगे आता हूं, आगे मैंने फर्स्ट फटाफट से लिखा है। अभी हमारी क्लास में 5 से 7 मिनट बाकी है, 5 मिनट अपन खत्म कर देंगे। एक बार मैंने बता ही दिया है, और यहाँ पर एक बार आपको पढ़ के बता दूंगा तो शायद आपको और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। सिक्योर डिवेंचर को बेटा आप मोर्गेज डिवेंचर भी बोल सकते हैं, थोड़ा ये ध्यान रखिए। सिक्योर डिवेंचर को हम क्या बोल सकते हैं, मोर्गेज डिवेंचर भी बोल सकते हैं। यहां मैं पढ़ रहा हूं ये सिक्योर और मोर्गेज डिवेंचर, ये थोड़ा ध्यान रखना कि दिस टाइप ऑफ डिवेंचर इज सिक्योर बाय चार्ज ऑन असेट्स ऑफ अ कंपनी। ये इस टाइप के जो डिवेंचर होते हैं वो कंपनी की किसी असेट्स पर सिक्योर होते हैं या असेट्स के अगेंस्ट में सिक्योर होते हैं। बोले ठीक है सर। अनसिक्योर में सच डिवेंचर डू नॉट कैरी एनी सिक्योरिटी। ऐसे जो डिवेंचर होते हैं वो किसी भी टाइप की सिक्योरिटी को कैरी नहीं करते हैं विद रिगार्ड टू द प्रिंसिपल अमाउंट और अनपेड इंटरेस्ट अमाउंट। अनपेड इंटरेस्ट अमाउंट बोल सकते हैं, अनपेड अमाउंट की जगह अनपेड इंटरेस्ट अमाउंट। अरे ये जो इस टाइप के जो डिवेंचर होते हैं वो बिल्कुल भी सिक्योरिटी कैरी नहीं करते हैं, भले ही उसके प्रिंसिपल अमाउंट के रिगार्डिंग हो या इंटरेस्ट अमाउंट के जो अनपेड इंटरेस्ट अमाउंट होता है उसके रिगार्डिंग हो, दोनों के रिगार्डिंग कोई भी उसको सिक्योरिटी नहीं मिलती है। किसकी बात की मैंने, सिक्योर की बात कर दी और अनसिक्योर की बात कर दी। उसके बाद में मैंने बताया रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिडेम्बल होते हैं और इरिडेम्बल होते हैं, नाम से पता चल गया होगा। अरे रिडेम्बल डिवेंचर आर दोज डिवेंचर दैट रीपेबल बाय द कंपनी एट द एंड ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड। ये बोल रहा है कि डिवेंचर वो जो स्पेसिफिक पीरियड के बाद में क्या होते हैं, रीपेबल होते हैं या रीपेमेंट कर दिया जाता है। और जरूरी नहीं कि स्पेसिफिक टाइम के बाद नहीं करे, कंपनी इंस्टॉलमेंट में भी कर सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा एक टाइम के बाद नहीं करे, ये भी अपन सीखेंगे। तो रिडेम्बल डिवेंचर का मतलब आपको पता होना चाहिए कि उन डिवेंचर जिसका रीपेमेंट होना तय है, फिक्स है, जिसका रीपेमेंट होना है वो रिडेम्बल है, चाहे वो एक साथ में हो, लाइफ टाइम के बाद में हो या जब भी हो उसके बाद में, ड्यूरिंग द लाइफ हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद लिखा इरिडेम्बल डिवेंचर। इरिडेम्बल डिवेंचर का मतलब क्या है सर, अरे इरिडेम्बल डिवेंचर का मतलब होता है ऐसे डिवेंचर, इरिडेम्बल डिवेंचर आर दोज डिवेंचर दैट आर नॉट रीपेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। ऐसे डिवेंचर जिनका कंपनी लाइफ टाइम में रीपेमेंट नहीं करती है वो इरिडेम्बल डिवेंचर। बोले बिल्कुल सही, तो आपने बता दिया, वापस क्यों बता रहे हैं, आपको डेफिनेशन बता रहा हूं ताकि आप अपनी कॉपी में लिख सके। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू हो गया और रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। उसके बाद में सर, उसके बाद में है रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्या बोलते हैं इसको, या तो बोलते हैं रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू या फिर रिकॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू भी बोल सकते हैं।
कि रिकॉर्ड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर कितने टाइप से हो सकते हैं, या रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने टाइप के हो सकते हैं, तो 2 टाइप के हो सकते हैं। पहला है रजिस्टर और सेकंड है बेरियर। देखो रजिस्टर डिबेंचर कौन से होते हैं? रजिस्टर्ड डिबेंचर आर द डिबेंचर दैट आर रजिस्टर्ड इन द कंपनी रिकॉर्ड। अरे ऐसे डिबेंचर जो कंपनी के रिकॉर्ड में क्या होता है, रजिस्टर होते हैं, उस नेम ऑफ होल्डर का जो नाम होगा वो क्या होगा, उसमें रिकॉर्ड होगा। बोले ठीक है सर। फिर देखो, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल आर पेबल टू ओनली रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर। अगर मैंने ये रजिस्टर्ड डिबेंचर मीत को दे रखे हैं तो मीत को ही मैं इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का पेमेंट करूंगा। मीत अपने भाई को नहीं भेज सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल केवल और केवल पे किसको होगा, रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर के होगा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, रजिस्टर्ड डिबेंचर की बात कर रहा हूँ, बेरियर की बात नहीं कर रहा हूँ। और फिर लास्ट थर्ड पर लिखा है कि दिस डिबेंचर आर नॉट ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफर डीड। ये ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं। अगर मीत यू को ट्रांसफर करना चाहता है तो इतना इजी नहीं है, उसके पास क्या होनी चाहिए, ट्रांसफर डीड होनी चाहिए। बोले ठीक है सर। तो ये रजिस्टर का मतलब ही पता चल गया कि अरे यार जो बुक्स में रिकॉर्ड होने चाहिए, बुक में रजिस्टर होने चाहिए, जिस शेयर होल्डर सॉरी जिस डिबेंचर होल्डर का नाम कंपनी के रिकॉर्ड में है वो है रजिस्टर डिबेंचर। इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का जो पेमेंट होगा वो भी रजिस्टर डिबेंचर होल्डर भी होगा। ट्रांसफर होगा तो वो ट्रांसफर डीड के बिना नहीं होगा, ये रजिस्टर डिबेंचर है। तो सर बेरियर क्या है? बेरियर डिबेंचर का मतलब होता है कि बेरियर डिबेंचर आर द डिबेंचर दैट आर नॉट रजिस्टर्ड इन द रिकॉर्ड ऑफ कंपनी। वो कंपनी के रिकॉर्ड में क्या नहीं होते हैं, रजिस्टर नहीं होते हैं। इंटरेस्ट पेड टू द पर्सन हु प्रोड्यूस कूपन अटैच्ड टू डिबेंचर। ये बोल रहा है कि इंटरेस्ट उस व्यक्ति को पे किया जाता है जो डिबेंचर के साथ में कूपन को क्या करता है, अटैच करता है, या जो प्रोड्यूस करता है कूपन अटैच टू डिबेंचर। जो मतलब कूपन लगाएगा उसको क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट पे हो जाएगा। दिस डिबेंचर आर ट्रांसफरेबल बाय मेरे डिलीवरी। मतलब ये होता है कि बेटा इसका जो इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है वो बिल्कुल विदाउट डीड भी हो सकता है, बिल्कुल इजीली हो सकता है। लास्ट पॉइंट है यहाँ पर जो फ्रॉम द कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इजी है। कन्वर्टेबल कौन से होते हैं, तो दिस डिबेंचर आर कन्वर्टेड इनटू द शेयर। अब देखो जो डिबेंचर शेयर में कन्वर्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर। फिर मैंने 2 पॉइंट और लिखे हैं कि ये जो कन्वर्टेबल डिबेंचर जो है वो और 2 टाइप के हो सकते हैं। एक तो पार्टली भी हो सकते हैं और एक फुली भी हो सकते हैं। क्या होता है सर पार्टली और क्या होती है फुली कन्वर्टेबल, तो मैं ये भी बताता हूँ। पार्टली कन्वर्टेबल का मतलब होता है कि जो डिबेंचर है उसका कुछ अमाउंट या कुछ पार्ट शेयर में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब जैसे मान लीजिए अगर 100 रुपीज का डिबेंचर और मान लीजिए 60 रुपए का डिबेंचर क्या हो रहा है, शेयर में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो जो पार्टली डिबेंचर है, पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर है, और पूरा का पूरा किसमें हो रहा है, शेयर में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसका मतलब वो फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर है। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाई हो सकता है, फुली एंड पार्टली की ध्यान रखना। और नॉन कन्वर्टेबल कौन से होते हैं, जो शेयर में कन्वर्ट नहीं होते। दिस डिबेंचर आर कन्वर्ट नॉट कन्वर्ट इनटू द शेयर। बोले बहुत अच्छा सर। आगे एक और लिखा है मैंने जो वहां चार्ट में नहीं लिखा था, ये भी पूछा जा सकता है बाई चांस। वही प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। प्रायोरिटी का मतलब वही होता है कि पहले किसको प्री पेमेंट होगा, मैंने आपको बताया था। जैसे अगर मैं शेयर की बात करूं और डिबेंचर की बात करूं, उनमें अगर प्रायोरिटी को देखें कि सबसे पहले रीपेमेंट किसको होगा, तो पहले डिबेंचर होल्डर को होगा, बाद में शेयर होल्डर को होगा। बोले ठीक है सर। लेकिन यहाँ पर इस डिबेंचर के अंदर भी 2 टाइप के प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में भी। एक तो होता है फर्स्ट डिबेंचर, एक होता है सेकंड डिबेंचर। बोले फर्स्ट और सेकंड ऐसे को नाम होते हैं क्या सर? अरे नाम होते हैं और याद भी रखने हैं। फर्स्ट डिबेंचर का मतलब होता है कि द डिबेंचर व्हिच हैव टू बी रीपेड बिफोर द अदर डिबेंचर। इनका जो रीपेमेंट होता है वो अदर डिबेंचर से पहले होता है, इसलिए उनको फर्स्ट डिबेंचर के नाम से जाना जाता है। सेकंड डिबेंचर कौन से होते हैं, ऐसे डिबेंचर जिसका रीपेमेंट जो होता है लेकिन वो फर्स्ट डिबेंचर के बाद में होता है, इसकी वजह से उसको क्या बोलते हैं, सेकंड डिबेंचर बोलते हैं। देखिए आज मैंने इतना ही पढ़ाना था, तो मैंने आपको क्या क्या सिखा दिया है और बता दो वापस से एक बार। लास्ट मैंने टाइप ऑफ डिबेंचर भी बेटा कंप्लीट कर दिया है, आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। सर आपने तो खत्म कर दिया, लेकिन अब एक समस्या है हमारे सामने। 1 2 3 4 5 6 टॉपिक आपने आज सारे के सारे खत्म कर दिए। मतलब मेजरली ये 4 टॉपिक बचे हैं और ये हम कल से स्टार्ट करेंगे। और उम्मीद करता हूँ इस वीक के अंदर आपको डिबेंचर का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं आता होगा। बहुत सिंपल चैप्टर ही मान के चलिए। ये जो 8 मार्क्स जो मैंने आपको लिखा है ना, इसकी मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने ये सारी क्लासेस ली तो घर पे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कैश को मैं बार बार चिल्ला के बोल रहा हूँ, घर पे सॉल्व करते रहना, घर पे सॉल्व करते रहना, घर पे सॉल्व करते रहना। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि कैश फ्लो का क्वेश्चन बिना प्रैक्टिस के एग्जाम में नहीं होगा। लेकिन इस डिबेंचर की बात बताता हूँ, अगर किसी बच्चे ने नेक्स्ट 7 डेज कंटिन्यू क्लास ले ली तो ये हो सकता है कि उसके 8 मार्क्स बिना घर पे पढ़े भी आ जाएंगे।
और यहीं पे मैं करवा दूंगा बेटा। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, मैं ज्यादा से ज्यादा क्लास में करवाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी क्लास समझ में आ गई होगी। और देखिए टाइम भी हो गया हमारा, तो अगर कोई डाउट है तो बताइए। बिल्कुल, ये मेरा भी यही पॉइंट था। कुछ बच्चों को ये हो सकता है कि सर अब इतना फास्ट आपने पढ़ाया है, सारे के सारे टॉपिक तो पढ़ा दिए, लेकिन सर हम इसको कैसे कॉपी में हमारे चैप्टर में जब स्टार्ट करेंगे, जैसे आपने कैश फ्लो, कॉमन साइज ये पढ़ा दिया, अब नया चैप्टर हम शुरू करेंगे तो ये सब चीज हम कैसे लिखेंगे? तो उसको लिखने के लिए मैं एक काम करूंगा, इसका पीडीएफ सेंड करूंगा आप लोगों को। आप उस पीडीएफ की हेल्प से क्या करिए, उस पीडीएफ की हेल्प से बेटा आप अपनी कॉपी में ऐसा कैसा कॉपी करिए, और कॉपी से नहीं सीखना है, वापस से इसको पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कहीं से भी। बुक से भी, बुक भी नहीं खोलनी, मैंने बुक से ही लिया है काफी सारे टॉपिक, मैंने बुक से भी लिया है, पेपर से भी लिया है। मेरे को लगा कि भाई ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैंने सारे पॉइंट ले लिए हैं। तो करें खत्म था, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। थैंक यू बेटा।